मेरे प्यारे दोस्तों, आज से मौर्य वंश के बाद का जो युग रहा उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शुंग वंश मौर्य वंश के बाद जो स्टार्ट हुआ वो शुंग वंश थे, और शुंग वंश के बाद जो कर्ण वंश आया, उसके बाद सातवाहन वंश, और उसके बाद तुम्हारे नीचे वाले साउथ में कुछ वंश आए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे मध्य भारत में जो आक्रमण हुए उसके बारे में कुछ चर्चा करना है, यूनानियों के बारे में कुछ चर्चा करना है, शाक वंश जो थे उनके बारे में कुछ चर्चा करना है, और इसके अलावा कुषाण वंश हो गया, इसको भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कुषाण वंश हो गया, कनिष्क वंश हो गए, ये सब जितने भी हैं ना ये मौर्य वंश के बाद वाले हैं, ठीक है ना। तो ये संस्कृत वगैरह वगैरह भी आती है, ये रचनाएं जो हैं इसके बारे में, ये बुद्ध के बारे में कई चीज़ें आ गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध, ठीक है ना। तो इतना मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये सब मौर्य वंश के बाद है, जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला वंशज था वो ख़त्म होने के बाद ये स्टार्ट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मौर्य वंश है उसके बारे में है। तो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे सभी को पता है, ठीक है ना। बृहद्रथ से उनके सेनापति ने ही शुंग वंश की स्थापना की, बृहद्रथ को मारा, और वर्तमान में इनकी राजधानी विदिशा थी शुंग वंश की। और ये हिंदू और बौद्ध दोनों को हिंदू के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के संरक्षण से, समझ रहे हैं ना। तो शुंग वंश में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, और शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन से? बृहद्रथ थे। चलिए आगे और पढ़ते हैं। अगली जो बात याद रखनी है वो है ये वाला भरहुत स्तूप, ये एमपी में है। और एक बात याद रखना है ये भी कि भरहुत स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। ये आपकी भी RO में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला रिपीटेड है, RO भरहुत सबसे बड़ा स्तूप पूछा था। तो भरहुत सबसे बड़ा स्तूप है, और ये किसने निर्माण करवाया था? पुष्यमित्र ने। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। और कालिदास, आपको पता ही है कि कालिदास ने जो उनकी रचना है ये कई बार पूछा हुआ है, मालविकाग्निमित्रम है। और दूसरी बात, पतंजलि की ये जो लेखक है योग दर्शन बहुत धमाकेदार बुक है, और इसको पतंजलि ने लिखा था। और महाभाष्य की पुस्तक योग दर्शन के रूप में पतंजलि जो है, अच्छा पतंजलि भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, ठीक है ना। ऋषि क्या है, अब ये तो योग सीधे से आप पतंजलि जो अभी दिख रहा है पैटर्न तो दूसरे कुछ पतंजलि अपना लिए हैं, समझ लेना। तो इनकी बात ना करो, ये बहुत बड़े ऋषि हुए थे, उन्होंने ये सब पूरी जो गाथा लिखी है उसी को ये बाबा इस समय यूज कर रहे हैं। तो ये, और उसके बाद एक और बहुत बड़े मतलब कि इस फील्ड में वैदिक जो अपनी वनस्पतियां हैं उसमें जो आयुर्वेद है उसको बहुत बढ़िया से कोई दीक्षित नाम था, राजीव दीक्षित है, हाँ। तो राजीव दीक्षित के ही मित्र हैं बाबा जो घूम रहे हैं इस समय पतंजलि वाले। तो उन्हीं के सब बनाया हुआ माल ये इधर हड़प दिए हैं। नाम उनका था, काम उनका था, नाम इनका आ गया है, समझ लो। चलो, तो इस वंश के अंतिम कौन थे? देवभूति याद रखना, बस इतने हैं, और कुछ नहीं याद करना, ठीक है ना। खत्म हो गया। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन से? बृहद्रथ। और भरहुत बौद्ध धर्म के संरक्षण जो है, भरहुत मतलब इसका मतलब बताया गया है कि भरहुत स्तूप की स्थापना की। चलो, कर्ण वंश कुछ नहीं है, केवल आप याद रखेंगे कर्ण वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सातवाहन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से अस्मक अस्मी ये सब 2-3 चीज़ें आती हैं। समकालीन राजा कौन थे? कर्ण और सातवाहन। नीचे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र वाले में सातवाहन ये राज किया करते थे। 16 जनपदों में एक केवल यही है जो दक्षिण भारत में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मक, पैठान, प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र सातवाहन की राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? सातवाहन की राजधानी थी, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो सीमुक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन से? सीमुक, याद रहेगा, सीमुक इसके संस्थापक थे।
और ये कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम लोग? सातवाहन वंश पढ़ रहे हैं। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से थे? सीमुक और गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे महान शासकों में से एक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे इस वंश के, सातवाहन वंश के। और शक जो थे वो इनके बाद, अच्छा एक प्रशस्ति भी है, नासिक अभिलेख है। तो ये सब जो चीज़ें मिल रही हैं, जो ये जानकारी मिल रही है इस वंश की, ये इसी अभिलेख के द्वारा, नासिक अभिलेख के द्वारा है। तो नासिक अभिलेख कभी पूछे तो किससे संबंधित है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी याद रखना। ये सातवंश कौन से थे? ब्राह्मण थे। और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। देखो हम लोग अक्सर पढ़े हुए हैं कि ब्राह्मण वंश कोई यहाँ था नहीं, तो ये देखो सीधे सीधे बताया है कि ब्राह्मण सातवंश से, ये कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। आज के जो ब्राह्मण हैं ये सब अब दूसरे बदल गए हैं, ठीक है ना। चलो, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि एक ब्राह्मण और गौतमीपुत्र सातकर्णी की 4 गुना वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी पूरा ब्राह्मणी बुद्धि लगाया है सातकर्णी कितने हैं? 4 गुना वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए दावेदार है। और शक वंश के रुद्रदमन प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? शक वंश के रुद्रदमन प्रथम ने वशिष्ठ पुत्र पुलुगमी एक सातवाहन वंश को हराया था, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है टका है, टका क्या है? चांदी के सिक्के हैं। समाज कैसे था? पितृ माती, जैसे अभी था वैसा पहले भी था। अभी तो मातु पितृ सत्तात्मक है, वहाँ पर दोनों था उसमें। सातवाहन वंश में ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुकों को, अच्छा देखो वो लोग जमीन भी बड़े थे कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों की भूमि दान करने की प्रथा शुरू की थी। बौद्ध को मानने वाले, जैन को मानने वाले, ठीक है ना। राजाओं को व्यापारी जो थे, राजाओं को कर इन्हीं से मिलता था, ठीक है ना। शीशे से बने सिक्के चलवाए, जो अभी दिखाई दिया। ये जो शीशा है ना, ये शीशे का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ये जो सिक्का था वो शीशे का बना हुआ था, और इसमें देखो भूत प्रेत बना दिया, याद रहेगा। तो बस इतना है। अभी और दो, बहुत से चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया किसने? सातवाहन ने, ठीक है ना। नासिक लेरी करेले महाराज, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। लोमस ऋषि और नागा जुर्नी गुफा भी बिहार में है, जो उन्हीं के शासनकाल में बना था। स्तूप बनाएंगे, देखो स्तूप बहुत ही बार पूछा है। स्तूप जो है, स्तूप बनवाए अमरावती स्तूप, नागार्जुनकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और अजंता और एलोरा गुफा जो सबसे पहले इसी के शासनकाल में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अजंता और एलोरा। अच्छा, अजंता और एलोरा की गुफा है कहाँ? मुंबई में है, मुंबई के पास में है, याद रखना इसको, ठीक है ना। अच्छा, चैत्र बहुत पूजा भाई, कई बार पूछा भाई। चैत्र क्या होता है? जहाँ पर पूजा किया जाता था, जैसे अपने लोग देवता घर बनाया गया है, देवता वाले घर, तो देवता घर वाला जो है वो चैत्र बोला जाता है। विहार जहाँ पर हम लोग रहते हैं, निवास चैत्र से याद रखना, ठीक है ना। तो ये इतना हुआ हमारा। किस युग में पढ़ेंगे हम? सातवाहन वंश में, याद रहेगा। फिर से एक बार देख लो। तो इसमें एक चैत्र याद कर लेना, जनता एलोरा गुफा इसी शासनकाल में बनी। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ये भी अगर याद रखना हो तो, ठीक है। नागा अर्जुनकोटा और अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश में। और चट्टानों को, चैत्य और विहारों का निर्माण एक चट्टान को काट कर बनाया जाता था, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है चेदी है। चेदी कोई मतलब है नहीं। इस राजवंश के कलिंग के कुछ हिस्सों पर शासन किया। और खरवेल इस राजवंश के सबसे महान शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और कलिंग का मतलब है आप उड़ीसा। आप ये बता सकते हैं कलिंग का नाम कब उड़ीसा पड़ा? कलिंग का नाम उड़ीसा किस मतलब पड़ा है? चलो, मध्य भारत से आक्रमण। मध्य भारत समझ रहे हैं? मध्य भारत क्या है? मध्य एशिया। मध्य भारत से आक्रमण मतलब मध्य एशिया में कई राजवंश शासन कर रहे थे। ये सब थे पुराने, बाहर, अपने यहाँ के कोई नहीं थे। यूनानी थे, पार्थिया थे, युजही, स्काइथिया, ये सब बाहर थे, अपने यहाँ के कोई नहीं थे। अपने यहाँ का केवल 3 धर्म थे, एक हिंदू था, बौद्ध था और जैन। ये अपने भारत के हैं और देसी हैं,
बाकी सब विदेशी हैं, ईसाई और मुस्लिम और जो भी जितने हैं सब बाहर के हैं। अच्छा, ये बड़ा अजूबा है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी पूछता है। तिब्बत में है, मतलब चाइना में, इसमें चाइना बताना, ठीक है ना। कंबोडिया किसके लिए है? विष्णु के लिए है, विष्णु के लिए है। किसके लिए है? ये विष्णु को पूर्ण रूप से समाहित है। किसके लिए? विष्णु को, ठीक है ना। और सबसे पहले मध्य एशिया से आक्रमण किया किसने? यूनानियों ने। सबसे पहले पूछा जाए भारत पर आक्रमण किसने किया, तो वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था। तो यूनानियों के बारे में पढ़ते हैं तो याद रहेगा। कंबोडिया कहाँ है? कंबोडिया का अंकोर वाट। कंबोडिया है ही है वहीं पर, समझ रहे हैं ना, कंबोडिया नाम ही है उस स्थान का। चलो, सबसे पहले यूनानियों ने किया। चलो, यूनान में से कौन कौन थे? यूनानियों में से देखते हैं, ढेर सारे लोग आए थे। इनको इंडो ग्रीक कहा जाता था, ठीक है ना। कौन सी ग्रीक? इंडो ग्रीक। और यूनानी उत्तरी अफ्रीका में शासन कर रहे थे और अफगानिस्तान के दक्षिण में सेल्यूकस निकेटर का वंश, सेलूसिस वंश का शासन था। और इकाइथियन के द्वारा यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ। कौन से? इकाइथियन, ठीक है ना। और सबसे बड़ा शासक जो था मिलिंद था। कहाँ का? यूनान में। यूनान बोले तो अफगानिस्तान के आसपास। जो मिलिंद था वो सबसे भयंकर शासक था। अपने यहाँ जैसे अशोक हुआ था ना, वैसे मिलिंद वहाँ का था। और मिलिंद ने क्या किया? अब मिलिंद ने कैसे, मतलब क्या है, नागसेन अपने ही यहाँ के थे, उनसे वार्तालाप हुआ नागसेन से, ठीक है ना। अच्छा, मिलिंदोपनाह ये कैसा मतलब है? एक अच्छा, मिलिंदोपनाह की बात करो तो ये एक प्रकार का काव्य है जिसमें प्रश्न और मिलिंद और उनके वार्तालाप है। क्या नाम था? मिलिंद और नागसेन का वार्तालाप है, ठीक है ना। तो मिलिंद सबसे बड़ा राजा था और नागसेन और मिलिंद के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो प्रश्न का विवाद जो उसमें था, वही सब पूछे हुआ थे। उसी को एक बना दिया गया बुक के रूप में। चलो आगे पढ़ते हैं। जो यूनानी थे सर्वप्रथम सिक्को चलाने के लिए ये बहुत फेमस थे, समझ रहे हैं ना। जो अपना सिक्का था, ये लोग सिक्के चलाने के बहुत ही वो थे। जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट।